अच्छा भाई, आपने कितने पेपर दिए इस दफा? 2 दिए। 2 पेपर दिए। कितने, इनको चलो चुप करा दें। 2 पेपर दिए, कितने पास हुए? दोनों पास हो गए। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने FAR 2 की इतनी ज्यादा क्लासें छोड़ी थी कि आपकी सोच है। सर क्लासेस छोड़ी तो नहीं थी, पर लेट हो गया था। मतलब आपने एडमिशन कब लिया था, जब कितने लेक्चर हो चुके थे? सर एडमिशन तो स्टार्ट में ले लिया था, पर पहला मंथ पढ़ा नहीं था। पहला मंथ लेक्चर भी नहीं लिए? नहीं क्यों? सर अल्सर हो गया था। अच्छा, तो 1 महीना फिर आपने लेक्चर नहीं लिए। फिर आपके अंदर क्या ऐसी काबिल जागी कि 2 घंटे का लेक्चर डबल डबल करके आपने लिए? सर बस वो आपकी स्पीड मैच करने के लिए फिर मुझे 1.5 पे लेने पड़े। और ये बातें ना किया करो। अच्छा, 1x पे फिर आपने लेक्चर लिए, यानी 4 घंटे लगते थे आपको 2 लेक्चर लेने पे? सर 2 भी, कभी 3 भी, कभी 4 भी लिए हैं। 4 लेक्चर एक दिन में? तो उनको रिवाइज कैसे? 4 लेक्चर एक दिन में 8 घंटे, और उनकी तैयारी के लिए 2 घंटे, 16 घंटे। यस सर। सर पढ़ा हमने आके जनवरी के स्टार्ट से। जनवरी के स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया? सर वो तो पहले क्या करते थे? लेक्चर कवर थे और मतलब काम सारा हुआ था, पता था क्या क्या करना है, तो बस उसको करता गया रिवाइज। वैसे आपको देख के मैं सीरियसली बताऊं परेशान होता था, ये आज इनके सामने बता रहा हूं, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं बताया था। यस सर, आपने मुझे पता है कभी नहीं बताया। मैं खुद भी परेशान होता था सर, मुझे पता नहीं था। भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब? आ रही है आवाज, आ रही है, बाकी आ रही है सर। चलो चलो आगे क्या सर? वही मोटिवेट, आप खुद ही मोटिवेट करते हैं, आपका लेक्चर ही मोटिवेटिव होता है। तो आप कोई इनको जाते हुए नसीहत कर दो, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया। कोई नसीहत? यही है कि R2 का साथ के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि R2 का बर्डन काफी। आखिरी दिनों में लीज होता है, IAS 12 होता है, उसको रिवाइज करने में कंसोलिडेशन भी होती है, IAS 12, IAS 1037 सबको रिवाइज करने में टाइम लगता है, इसलिए साथ के साथ करना चाहिए। भाईजान केले खा रहे हैं, इधर आए, इधर आए। आधा केला आप सबके सामने खड़े होकर खाएंगे। इधर आए, इधर आए, इधर आए, जल्दी आए, जल्दी आए। ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया। थैंक यू सर। फिनिश करें, फिनिश करें, फिनिश। सर आप आज आए ही नहीं हुआ। अच्छा जी, कल के होमवर्क वाला सवाल निकालें। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में नहीं, आज ना जरा तसल्ली से कि दिलो दिमाग आपने देने, और अब सवालों में जो चैलेंज है ना लीज के सवालों में, वो आप हजरात मेरे से सुन लें, और इस चैलेंज को फिर एड्रेस करने का तरीका वो भी आप हजरात सुनते रहें। चैलेंज ये होगा कि अक्सर आपको, तसल्ली से बातें सुने, अक्सर आपको लेसी और लेसर का सवाल इकट्ठा आ रहा है आजकल। अब चैलेंज नंबर 1 तो आपको पता है कि लेसी शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट है या आम लीज है। लेसर के सवाल में चैलेंज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। लेकिन ये 2 चैलेंजेस असल नहीं है। ये चैलेंजेस हम आज सबको पता होते हैं। असल चैलेंज है कौन सा, नहीं लीज इज नॉट अ लीज भी इतना वो टेस्ट नहीं करता। असल चैलेंज है ये पहचानना कि सवाल चाहे लेसी का है या लेसर का है, कौन सा डेटा लेसी के लिए है, कौन सा लेसर के लिए। ये पूरी बारिश में से आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा कौन सा डेटा लेसी के लिए है, कौन सा लेसर के लिए। इसके लिए क्या लेसी के लिए क्या लेसर के लिए ये जानने की जरूरत नहीं, बस लेसी का समरी अगर आपने याद की भी है और किसने कौन सा रेट यूज करना है ये याद किया हुआ है, भाई सीसी को 18 पे करें, 16 पे, तो इट इज एनफ फॉर यू। ओके, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी। एक चीज मैंने आपको होमवर्क में नहीं दी थी, ये वाली रिक्वायरमेंट, ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो मैं पहले लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पढ़ने लगा। 1 जनवरी को लेसी ने एक मशीन लीज पे ली है, लीज पीरियड उसका 6 साल है। इसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि 4 साल बाद पेनल्टी दे के लीज को कैंसिल करा लेगा। तो अगर 4 साल बाद लीज कैंसिल होगी ये बस में ना 2-3 मिनट पहले आके बैठ जाया करें, जो सेटिंग करानी हो ना वो करा लिया करें। अच्छा, अगली बात, अगर 4 साल के एंड पे लीज कैंसिल होगी तो लेसी 1 देगा, लेसर 1 लेगा, 1 मिलियन। ओएल इज सर्टन कि मैं टर्मिनेट कर दूंगा। अगली बात, पहला रेंटल है 12 मिलियन 1 जनवरी 20 को, और अगले सारे रेंटल 2 मिलियन से कम होंगे। अब रेंटल हमारे 4 ही बनेंगे, 12 का, 10 का, 8 का और
6 का, ये 4 रेंटल होंगे और चौथे साल के एंड पे हमने 1 मिलियन की पेमेंट करनी है। ये लेसी की डिस्कशन कर रहा हूं मैं। मार्केट रेट लेसी के सवाल के लिए यूज नहीं करना होता। लेसी के सवाल में या तो यूज होगा लेसर का इंप्लिसिट रेट, अगर अवेलेबल नहीं है, उसको मालूम नहीं है, तो फिर कौन सा रेट यूज होगा? लेसी का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। मार्केट रेट इज 12%, बट एन इंसेंटिव ऑफ एंटरिंग इनटू लीज हमने 11% रेट चार्ज किया है। छुपा हुआ रेट 11% है। छुपा हुआ रेट कैसे है? मैंने एक्सेल पे एक दफा निकाल के दिखाया था। उस बहस को याद रखने की जरूरत नहीं। आप बता दें, ये क्या ये लीज इंसेंटिव उस टाइप का लीज इंसेंटिव है जो पैसे दिए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो लीज इंसेंटिव नहीं है जो रेंटल में से माइनस होगा। आप कौन सा रेट यूज करना है इस बहस को सामने रख के बता दें। इंप्लिसिट रेट यूज करना है। आगे तो रेट कट गया 12%। द फेयर वैल्यू लेसी के सवाल में कुछ नहीं करनी होती। एंड यूजफुल लाइफ इज 7 years। ओएल ने इनकर किया इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 3 million। ये लेसी ने इनकर किया है। ये आरओयू में डायरेक्ट जाएगी या वर्किंग 1-2 में? बहुत सी चीजें कल हमने डिस्कस की थी। कौन सी? एक डायग्राम सी बनाई थी और वो शायद अपलोड की थी, नहीं की थी वो डायग्राम? बास्केट वाली नहीं, वो बुलेट वाली की थी, बास्केट वाली नहीं की थी। वो भी कर दूंगा। तो इसकी एंट्री बता दें डायरेक्ट, आरओयू डेबिट, कैश क्रेडिट। ये सारी डिस्कशन लेसी के एंगल से होगी। अल्लाह का शुक्र है पहली अटेम्प्ट में पूरा सवाल आपका एग्री हो गया होगा। हाथ खड़ा करके बता दें, पहली अटेम्प्ट में पूरा सवाल से कितने मिनट लगे थे? 7 या 8 मिनट? 7-8 मिनट। एक्सीलेंट। अब सवाल की अगली रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। पॉइंट बी, कंप्यूट यूजीआरबी। इट मींस इट इज मिसिंग। मिसिंग रेंटल हो, मिसिंग इंटरेस्ट रेट हो, मिसिंग यूजीआरबी हो, मिसिंग जीआरबी हो, मिसिंग जो मर्जी चीज हो, वही बुलेट्स हैं सब कुछ जो कल पढ़ी थी। कंप्यूट यूजीआरबी एस्टिमेटेड बाय लेसर एट द एंड ऑफ 6 years। अब लेसर के एंगल से डिस्कशन होगी, क्योंकि जब भी मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी हमेशा डिस्कशन किसके एंगल से? लेसर के एंगल से। कंप्यूट यूजीआरबी एट द एंड ऑफ 6 year इफ लेसर हैज इनकर्ड आईडीसी ऑफ 2 million। अगर लेसर 2 million आईडीसी इनकर करे, हमें इससे कंसर्न नहीं कि लेसर कर रहा है या नहीं कर रहा, बस लेसर कहते हैं आईडीसी इनकर करे 2 million। assume that lesser is certain that lesser will not terminate। ये कैलकुलेशन करते हुए आप एज्यूम करें लेसर सर्टन है कि लेसर ने लीज को क्या नहीं कराना? टर्मिनेट नहीं करवाना। यूजीआरबी मिसिंग हो, जीआरबी मिसिंग हो, मिसिंग रेंटल हो, मिसिंग जो है वो इंटरेस्ट रेट हो, हमेशा फॉर्मूला किसका लगाना है? लेसर का लगाना है। लेसर का फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू प्लस पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। अच्छा, फॉर्मूला ये हो गया बंदूक। इसमें गोली डालनी है इम्प्लिसिट रेट की, और आगे अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर हो आईडीसी 0 लेनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर नहीं है। सवाल में सिंपल सा लिखा हुआ है लीज मशीन फ्रॉम बैंक, कोई मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर नहीं है। ओके, फेयर वैल्यू सवाल में बताएं 40C। आईडीसी ऑफ लेसर, वो लेसी किया है वो नहीं उठानी। आईडीसी ऑफ लेसर 2। अच्छा, रेंटल्स की पीवी ना ऐसी मैं जरा साइड पे करके ना खुली खुली निकाल लेता हूं, मादरत खुली खुली करके जरा निकाल लेता हूं नीचे जाके, खुली खुली करके। पहला रेंटल 12, इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे। दूसरा रेंटल इंप्लिसिट रेट यूज होगा। किसका सवाल शुरू हो गया? और भाई लेसर का हो, लेसी का हो, जब भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है सवाल में बुलेट हमेशा इंप्लिसिट रेट की डालनी है। ये डिस्कशन ही नहीं, यहां मुझे आना ही नहीं चाहिए था। जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आपने इंप्लिसिट रेट लेना। 1 पॉइंट रेज टू पावर -1। अकल लगाए ना, पहला किराया एडवांस में है तो दूसरा किराया 1 साल बाद कर लें या दूसरे साल के पहले दिन, एक ही बात है। लीज कितने साल की है? 6 साल की। पहला किराया, दूसरा, तीसरा, ये किराए हैं, इनको डिस्काउंट करना है। इसको 1 साल पीछे लाएंगे, इसको 2 साल पीछे लाएंगे। अब पागलों की तरह लगे रहें। बस ओवर, पूरे हो गए 6। 30.35
एक्सेलेंट, एक्स या आर, जो आर यूजी आर भी बस एक्स इंटू 1 रेज टू पावर माइनस, हाँ यूजीआरवी जीआरवी और परचेज ऑप्शन के बारे में रिलैक्स रहा करें। ये 6 साल की लीज है तो लीज के हमेशा एंड पे प्लॉट हो। बस एक्स निकाल लें आप। 11.76 इज यूजीआरवी और पीवी ऑफ यूजीआरवी, क्योंकि ये फैक्टर तो यूजीआरवी देगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर पीवी ऑफ यूजीआरवी आएगी। सवाल ने क्या मांगी थी, यूजीआरवी या पीवी ऑफ यूजीआरवी? यूजीआरवी। नोट करें। कल नोट्स में एक कमाल चीज आप लोगों ने नोट की है जो अपलोड हुई थी, कितने लोगों ने नोट कर ली थी नोट्स में कमाल चीज? क्या वो दोनों एग्जांपल्स जो क्लास में डिस्काउंटिंग की कराई थी वो नोट्स में डाल दी गई हैं? कितने लोगों को आप पता चला है? भाईजान उस दरबार पे जाके हाजिरी दे दिया करें रोजाना, हर हफ्ते बाद ना जाया करें, रोजाना जाया करें, मगरिब की नमाज से पहले पहले वहां चले जाया करें, असर के बाद आमतौर पर अपलोड हो जाता है वो। वेबसाइट के ऊपर जाया करें, जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया है दाएं वाले से वेबसाइट पूछ लें, उसका यूजर नेम पासवर्ड पूछ लें, और वहां पे डेली के लेक्चर नोट्स अपलोड हो जाते हैं, क्लास में क्या पढ़ाया और 2 एग्जांपल्स भी उसमें डाल दी गई हैं। चलें जी आगे। रात को सोने से पहले मोबाइल की स्क्रीन जहन में लाया करें, और फिर नवंबर में आपका इंशाल्लाह रिजल्ट आना है, तो उसमें फिर पास 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 लाने के लिए सोते सोते उठ जाया करें, पढ़ना शुरू कर दिया करें, फिर सो जाया करें, ओढ़ना बिछोना बना लें पढ़ाई को अपना। सत्ताईस फरवरी को, इस दफा 12 मार्च को था ना टैक्स का पेपर, 11 मार्च को। तो एक साहब ने मैसेज किया है परसों तरसों मुझे कि 27 फरवरी को मेरे सिर्फ 72 लेक्चर्स कवर हुए थे, तो बीच में FR1 का पेपर भी दिया, उन्होंने तैयारी भी की, उसके भी 3-4 दिन माइनस कर लें, तो तकरीबन ये दिन बनते हैं 12 में से माइनस कर दें 5, 8 दिन, 7 दिन, जितने भी बने, 7 दिनों में इन्होंने 30 लेक्चर भी लिए और तैयारी भी की और टैक्स का पेपर पास भी किया। अल्लाह ये तालियां उन तक पहुंचाए जिनके लिए बज रही हैं, उनके कानों तक ये तालियां पहुंच जाएं अगर वो FR2 इस दफा ले रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो भाई ये जज्बा चलाता है। वो पठान को जानते हो जो आजकल कतर में है, जानते हो उसका क्या नाम है उसका? तलहा ने, जरा बताओ कब लेक्चर खरीदे टैक्स के? लास्ट 1 फरवरी को उसने लेक्चर खरीदे टैक्स के, और पहले दिन से उसने पढ़ना शुरू किया था, महीने में कहते सर हमने पढ़ा दिया, पेपर पास भी हो गया। 1 फरवरी में लोग रिवीजन शुरू करते हैं, उन्होंने चैप्टर टैक्स का शुरू किया होगा, पहला टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, और तो बच्चे रिवीजन करें। भाई कभी दुनिया में निकल के देखें, बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो भी इंसान है? मैंने चेक किया था उसकी 2 आंखें थी। अच्छा, चलें जी, आज 2 हमने डेफिनेशंस पढ़नी है। लेसर के एंगल से एक डिस्कशन है कि व्हाट इज GRV एंड व्हाट इज UGRV। 2 डिस्कशंस हमने करनी है लेसर के एंगल से, व्हाट इज GRV एंड व्हाट इज UGRV। हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना, अब रोजाना हर क्लास में 2-3 मिनट जरा लीज को रिवाइज किया करेंगे, फिर उसके बाद जो लीज के 2-3 सवाल रहेंगे ना पास पेपर के, फिर उन पे हाथ डालेंगे हम जब हम लीज को रिवाइज कर लें। एक जो डिस्कशन है लेसर के एंगल से GRV और UGRV की, और प्रोबेबली शायद ये हमारी अब लास्ट डिस्कशन हो रही है जो इस मद में होगी। लिखना कुछ नहीं है। लेसर बड़ा लीचड़ है, पीछे पड़ जाता है लसूड़े की तरह, चिमट जाता है साथ। लेसर लेसी के पीछे पड़ा और लेसी को कहा मुझे रेजिडल वैल्यू गारंटी करो, मुझे गारंटी दो, मुझे एग्रीमेंट में लिख के दो। लेसी ने कहा जा क्या याद करेगा, मैंने तुझे 6 मिलियन की गारंटी दे दी, 6 मिलियन की गारंटी मैं प्रोवाइड करता हूं, एग्रीमेंट में GRV डिसाइड होगी 6 मिलियन। लेसर
लेसी के बाप के पास गया, जिसे लेसी का एसोसिएट कहते हैं, लेसी के कोई पेरेंट कंपनी हो सकती है, कोई हो सकता है। लेसर ने कहा मेरा इससे गुजारा नहीं चल रहा, मेरा इससे गुजारा नहीं चल रहा, इस गारंटी से मेरा गुजारा नहीं चल रहा, मुझे थोड़ी और गारंटी दें। लेसर ने लेसी को फोन किया, लेसर ने लेसी को कहा ये एसेट तुम्हारे लिए जरूरी है। लेसी ने कहा सर बहुत जरूरी है। लेसी के बाप ने कहा चलो ठीक है, एक की गारंटी मैं देता हूं, एक और। टोटल गारंटी कितनी हो गई एज पर एग्रीमेंट? लेसर ने लेसी से कितनी गारंटी ले ली? 6 की। लेसर ने लेसी के बाप से कितनी गारंटी ले ली? 1 की। लेसर गया मशीन के सप्लायर के पास या इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जा सकता है। फिलहाल मशीन का सप्लायर, आंखें इधर पूरी क्लास में, मशीन के सप्लायर के पास गया। मशीन के सप्लायर से कहा कि भाईजान ये मशीन पता नहीं इसके क्या बने, तो मैं तो मशीन खरीदते ही आपसे डर रहा हूं, खरीद चुका हूं, आइंदा मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे लग रहा है कोई मसला हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी गारंटी करो कुछ। मशीन के सप्लायर ने किसी वजह से गारंटी कर दी कि ग्राहक है मेरा, बाद में फिर कभी जो है वो आ जाएगा, चलो इसे थोड़ा सा हौसला दे देते हैं। 1 मिलियन की गारंटी उधर से भी हो गई। 6 की गारंटी किसने दे दी? लेसी ने। 1 की गारंटी किसने दे दी? लेसी के बाप ने। और 1 की गारंटी किसने दे दी? मशीन के सप्लायर ने। क्या ये तीनों बंदे लेसी के लिए, लेसर के लिए अनजान है या उसकी जान है? तीनों बंदे लेसर के लिए अनजान है, क्योंकि लेसी जानने वाला नहीं होता। जानने वाला वो होता है जिसके हमने शेयर वगैरह खरीदे हो, कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की हो। लेसी जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के लिए जितने स्टूडेंट्स हैं अनजान है। जानने का मतलब ये नहीं कि एक बार मुलाकात हो गई है फिर तो सारे ही जानने वाले बन जाएंगे। अकाउंटिंग की नजर में जानने वाला वो बनता है जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हो। तो मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने होंडा एटलस कार के 60-70% शेयर खरीदे हो। ये चीजें शायद एसोसिएट या आपको जानने वाला बनाती हैं। तो वैसे आई एम डैम श्योर कि बैंक अगर लेसर है तो उसके लिए लेसी कस्टमर है, बिल्कुल जानने वाला नहीं है। लेसी का बाप भी कस्टमर का बाप है, और मशीन का सप्लायर तो वैसे ही सप्लायर है, वो कहां से जानने वाला होने? एक दो दफा चीजें खरीदने से नहीं जानने वाला बन जाता, उसके लिए दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। अनजान लोगों से कितनी गारंटी ले ली? बोले 8 की गारंटी अनजान लोगों से ले ली। अंदर की तबीयत दोबारा जागी, अपने बाप के पास चला गया, अब वो गारंटी करें। बेटा वो तो गारंटियां लेके आ गए, तो थे गारंटियां की बरात आई, गारंटी की बारिश लगाई उन्होंने। नहीं अबू गारंटी करें, जा। लेसर का भी तो पेरेंट हो सकता है मुस्लिम कमर्शियल बैंक का पेरेंट हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने मुस्लिम कमर्शियल बैंक के शेयर खरीदे हो। तो लेसर अपने बाप के पास चला गया, बाप ने कहा बेटा तुझे 1.5 की गारंटी मैं करता हूं। यह गारंटी अनजान की तरफ से हुई है या जान की तरफ से हुई है? एसोसिएट चपेट। यह गारंटी किसकी तरफ से हुई है? जानने वाले की तरफ से। ठीक है जी, हाँ। ये गारंटी इसलिए कि वो लीज करते हुए ना डर रहा है, तो उसको हौसला दे रहे हैं लोग, कर ले, देखी जाएगी क्या होगा। जैसे सीएम में डाल दिया लोगों ने, कर ले कोई, तो वो आज जगह जगह ना जाके गारंटियां ले रहा है, हो जाएगा यार। बिल्कुल ऐसी बातें मत सोचा करें, आप जैसे ही लोग कर रहे हैं, और इससे कई मिसालें आपके सामने हैं। ठीक है, अच्छा आप मोहतरम ये बताएं कि उसने अपने बाप से कितने की गारंटी ले ली? ये सारा करने के बाद लीचर ने आके सोचा कि एंड पे एसेट की रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। इसके जहन में आया 12। सोच है, इसने सोचा आके, सोचना होता है एंड पे आके, कि एंड पे आके इसने सोचा कि व्हाट विल बी द रेजिडुअल वैल्यू, जब ये मशीन वापस आएगी शायद कितने की हो, तो शायद लेसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे तो उस वक्त इसकी टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 12। अब सवाल यह है कि 12 में से कितनी गारंटेड है और कितनी अनगारंटेड है। अब यह तुसी बना लो स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड यह कहता है कि भाईजान जितने अनजान लोगों की गारंटी है उसको तुमने डाला करने जीआरवी में, और जानने वाले की गारंटी को डिसरिगार्ड कर देना। जानने वाले की गारंटी को डिसरिगार्ड कर देना, और जानने वाले के बंदे की तरफ से अगर आपको गारंटी मिल गई तो इस गारंटी को स्टैंडर्ड कहते हैं मेरी नजर में उठा के अनगारंटेड में ही फेंक दें। शायद इसकी कोई वजह हो, कई दफा ऐसा होता था कि हमारे बड़े ही हमें गारंटी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो हमें हौसला देने के लिए दे रहे होते हैं, तो असल में कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे होते। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस, व्हाटएवर द लॉजिक मे बी, स्टैंडर्ड के पीछे जो मर्जी लॉजिक हो, गारंटी गिवन बाय जानने वाला ऑफ लेसर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गारंटी एज पर IFRS 16। इसको आपने डिसरिगार्ड करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। हां, इसका ब्रेकअप अगर मैं बनाना चाहूं वो मैं आपको बना के दे देता हूं, एंड दैट विल बी वेरी कॉन्सेप्चुअल फॉर यू। इसमें 1.5 गारंटी पड़ी हुई है फ्रॉम, सब बना हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। 1.5 की गारंटी पड़ी हुई है फ्रॉम लेसर एसोसिएट, बट वी विल स्टिल कंसिडर दैट
वट एवर द रीजन में बी, और 2.5 गारंटेड बाय नन, गारंटेड बाय, किसी ने इसको गारंटी नहीं किया, किसी ने इसको गारंटी नहीं किया। ओके, लेट्स रिवाइज दिस ऑल। लेसर के एतबार से एक डिस्कशन होने लगी है। लेसी ने कितनी गारंटी दी? 6 की। लेसी के जानने वाले ने 1 की। थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, लेसर का बाप नहीं, अनरिलेटेड टू, याद रखिएगा ये दोनों भी अनरिलेटेड ही होते हैं, लेसर के जानने वाले नहीं होते। मे बी एसेट सप्लायर, एसेट बेचने वाला जिससे आपने एसेट खरीद के आए मशीन वगैरह, मे बी इंश्योरेंस कंपनी। कितनी गारंटीज ले ली इसने? 3। क्या क्या करेंगे वो एक्सपेंस में चली जाएगी, उसकी डिस्कशन नहीं है। कितनी गारंटी ले ली आपने? 6 की। किससे? लेसी से। 1 की किससे? लेसी के जानने वाले से। 1 की किससे? थर्ड पार्टी से। ये लेने के बाद क्या मैं एक फिक्रा बोल सकता हूं ये तीनों लोग अनरिलेटेड टू लेसर हैं, लेसर के अनजान हैं। ये लेसर ने एग्रीमेंट के मुताबिक 8 की गारंटी ले ली। इसके बाद लेसर अपने जानने वाले के पास गया, इसका नाम था पार्टी रिलेटेड टू, इससे जाके कितने की गारंटी ली? 1.5 की। स्टेप 1 कितने लोगों के पास गया था? 3। उन तीनों को जमा करके जीआरबी नाम रख दिया। उनको नाम जीआरबी क्यों रखा? लॉजिक याद रखने के लिए, वो तीनों हमारे लिए अनजान थे। स्टेप 2 अपने जानने वाले के पास आए, उससे गारंटी लें, सवाल तो देगा ये वाली अमाउंट भी, उससे गारंटी लें। वो कितने की गारंटी हो गई? 1.5 की गारंटी होगी। स्टेप 3 इसके बाद आके आप क्या करें? सोचें कि एंड पे एसेट की मार्केट वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 12। इसके बाद आप अकाउंटिंग करें इसकी, इसके बाद आप अकाउंटिंग करें। व्हाट इज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू एट एंड? एग्री कितनी करवा ली है अनजान लोगों से? 8। अनगारंटेड 4। 4 का ब्रेकअप, इसमें 1.5 किससे और बाकी किससे? चलें इसका ब्रेकअप मुझे बना दें ताकि मैं 3 तस्वीरें आपको दिखा भी दूं और 3 तस्वीरें इंशाल्लाह फिर लगा भी दें हम नोट्स में। 1.5 लेसर का एसोसिएट ने क्या कर दिया? गारंटी। और 2.5 नॉट गारंटेड, किसी ने गारंटी नहीं की। चलें जी 3 तस्वीरें खींचिएगा, ये आपने अब्बू को व्हाट्सएप करनी है, ये किसी को भी घर में। 1 मिनट जरा मुझे इसको लिख लेने दो। पहली वाली डायग्राम दिखा दूं, वो ज्यादा अच्छी थी, उसमें क्या था? वो सारा इकट्ठा हुआ था। ये वाला, हाँ वैसे ये भी सही है, वैसे ये भी सही कह रहे हो आप, लेकिन उसमें तफसील नहीं इसमें ज्यादा लिखी हुई पहली वाली डायग्राम में। हाइब्रिड क्लास सेकंड रो कैमरा निकालें, नोट करें। चलें ठीक है। अच्छा जरियाबा, पिछले बंदे के देख घुटने छुटने ऊपर रख के बैठा हुआ, सही चिल माहौल में बैठे यार, मैंने मना नहीं किया हुआ। आपका नाम कहां से शुरू होता है? स्पेलिंग का पहला लेटर बोल दो जरा हाथ के इशारे से। H, वेल डन। आगे आगे बोलो, आप लोग करें। H के बाद N, U, आगे HUZ, हुजैफा, हुजैफा, वेल डन। अच्छा जी, मैं ये वाले डायग्राम्स लेने को कह रहा था यार, ये तो सही नहीं है ना इसमें। वैसे वो ना ये थर्ड पार्टी और वो सारा हल्का नजर आ रहा है। इसको इंशाल्लाह करते हैं फॉर्मलाइज कुछ आज घर जाके, मैं अपने घर जाके आज इंशाल्लाह मगरिब के बाद होगा। हाँ अच्छा जी, अपलोड करूंगा इंशाल्लाह उसकी अलग। अच्छा वैसे मैं कह रहा था। अच्छा पार्टी रिलेटेड टू लेसन ने कितनी गारंटी कर दी? 1.5। उधर से कितनी हो गई? 8। अच्छा किताब में ना ये सारी फिगर्स के साथ एग्जांपल लिखी हुई है, आपने एन पे कहना डायग्राम नोट करवा रहे थे। अच्छा अब सोच वाली क्या हो गई? अभी तक हम किसकी तस्वीर खींच रहे हैं? क्वेश्चन की। अभी तक हम सवाल की तस्वीर खींच रहे हैं। घड़ी के 12 बजने से पहले ये कर लेना हमने इंशाल्लाह। और किसकी गारंटी को डिसरिगार्ड करना है? लेसर के एसोसिएट की गारंटी को डिसरिगार्ड करना है।
कल का सबसे मजे का कॉन्सेप्ट कौन सा था? कल पढ़ा भी था हमने या नहीं? हाँ, लीज इज ए लीज और इज नॉट ए लीज, जिसमें रेडी की बात हुई थी। ओके, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए तेरे वालिदैन की असली ख्वाहिश। अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दीजिएगा जिंदगी में अपने वालिदैन की ख्वाहिशों पे। बड़ी गहरी बात कर दी है मैंने। जो वो कहिएगा वही करिएगा। छोटी सी जिंदगी है, उनको खुश कर दें, बस क्या हो सकता है। बस आपकी किस्मत है, आपको ऐसे अमीबू मिले। अच्छा वो कह रहे एक हमारी मर्जी की, एक वालिदैन की मर्जी की। डेफिनेशन पढ़ लें ये दोनों, जीआरवी और यूजीआरवी की। माजरत 2 सफ़ों में हम घूमेंगे, गारंटी की, रेजिडुअल गारंटी की डेफिनेशन और अनगारंटेड की। पेज नंबर 40। फिर ये सारी एग्जांपल भी किताब में नोट हुई भी है। पेज 40, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इट इज अ गारंटी मेड टू अ lesser by a party unrelated to lesser. It is a guarantee made to lesser by a party unrelated to lesser. That value of an asset at the end of lease will be at least a specified amount. ये कौन कौन लोग होंगे? लेसी नहीं, लेसी का बाप तो नहीं है, बी प्रोफेशनल। लेसी का, मशीन का, मे बी इंश्योरेंस कंपनी। अनरिलेटेड को सिर्फ डालना है, सिर्फ इनको डालना है। अनजान लोगों की गारंटी को गारंटी कहना है। अनजान लोगों की गारंटी तो असल गारंटी है, वरना कौन हमें गारंटी देता है? आप सारे मेरे लिए अनजान हैं, आप लोग मुझे गारंटी देते, मैं खुश हूंगा यार, ये तो अच्छा बंदा। सरासी गारंटी देने में मुझे सरासी तो शुगर ही लाना है बाद से। दोस्त इसी तरह करते हैं ना, बात से शुगर ला छड़े तो मेरी सर ने कहना मजाक की तरह, दोस्त तो इस तरह कर देते हैं। तो इसलिए शायद स्टैंडर्ड दोस्त की गारंटी को डिसरिगार्ड करता है। लास्ट वाला क्या? इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा जी, अब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कौन सा पेज है? 55। जबरदस्त यार, ये घर से जो पढ़ के आते हैं ना पहले से, मुझे अपना बचपन याद नहीं आता। पेज 55, पेज 55। Unguaranteed residual value, unguaranteed residual value is that portion of residual value, residual value कितनी थी? 12। Unguaranteed residual value is that portion of residual value realization of which by lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to lessor. तो फिर that portion से मेरा 4 बन गया। Unguaranteed residual value is that portion of residual value the realization of which by lessor is not assured or is guaranteed solely by a party related to lessor. वीकेंड पे क्या प्लान्स हैं? एमसीक्यू आईएफआरएस 16 के, ठीक है, जैसे आप कहते हैं। ये पढ़ लें यार सवाल। हाँ जी, तेरी स्पीड ना दिन ब दिन स्लो होती जा रही है। गरारियां फिट करा क्लास के बता के मेरे से। हाँ जी, टेस्ट में कल तक जो लीज में पढ़ा था वो कर लें। टेस्ट नेक्स्ट वीक फिर आप प्लान कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, कल टेस्ट है, लीज का टेस्ट होगा कल। अच्छा जी, लेसर एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज विल बी 12, आउट ऑफ विच फॉलोइंग गारंटीज आर ऑब्टेन्ड। इसको ना अपने ऐसे पेपर में लेके चलना है। लेसर एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू इज 12, ऐसे डायग्राम बना लेनी है पेपर में। जीआरवी, यूजीआरवी। रेजिडुअल वैल्यू गिवन बाय, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय लेसी 6, गिवन बाय लेसी एसोसिएट
रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी, सही जगह पे डाल रहा हूं। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय, इसको इस तरह लिख दूं मैं, देखिएगा इसको डेढ़ इधर लिख दूं। अब जरा बैलेंसिंग टोटल, वैसे बैलेंसिंग निकालें जरा, वैसे 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 12 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1.5, तो इसको इधर ही डालना था ना डेढ़ को, 2.5 टोटल, टोटल आप बता दें 4, जैसे मर्जी आप निकालें, इट्स अप टू यू। मैं देखें कैसे चलाऊं। 12 सवाल में गिवन था, 6 1 और 1 यूजीआरवी डेट, बैलेंसिंग 2.5, इन दोनों को जमा करें, सम का साइन लगाएं, इन दोनों को जमा करें, क्या आ गया 4, या फिर 4 को निकाल के वो, लेकिन इसका अलग अलग करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पेपर में पता तो होना चाहिए ना। जी इसको भाई हाथ से पकड़ के ऊपर कर दो, एसी के पर को हाथ से पकड़ के ऊपर कर दो। जी चलें भाई, अब आईएएस 12 शुरू करने से पहले आखिरी बहस हम क्लोज कर लें अपनी। लीज इज ए लीज और इज नॉट अ लीज। अच्छा एक छोटी सी बात आपको कर दूं मैं यहां पे, एक छोटी सी बात आपको कर दूं यहां पे। लेसी का सवाल जब आएगा, वैसे ही अगर ये सारा डाटा दिया हो तो लेसी के सवाल में जीआरबी पता है कैसे लेनी है। लेसी के सवाल में आपने जीआरबी ऐसे लेनी है, एक्सपेक्टेड टू बी पेड, उसमें सिर्फ आपने 6 को पकड़ना है, 6 को पकड़ना है और सोचने लेसी ने घर जाके कि मैं 6 वाला एसेट वापस करूंगा या ज्यादा वाला एसेट वापस करूंगा। अगर थोड़ी सी बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद हो, अब लेसी ने घर जाके सोचा कि मैं एसेट वापस करूंगा 5.5 रुपए तक का। लेसी ने सोचा घर जाके मैं, लेसी की सोच अलग है, लेसी ने सोचा मैं एसेट को बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, लेसर सोच रहे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा और 12 का होगा। लेसी ने सोचा मैं घर जाके एसेट को इस्तेमाल करूंगा और एंड पे मेरे ख्याल से 5.5 का एसेट होगा, मैं वापस कराऊंगा। तो लेसी को फिर कितने देने पड़ेंगे 0.5। ये बात हम लिख सकते हैं, लिख लें समझने के लिए। फॉर लेसी क्वेश्चन, छोटी सी हेडिंग दें, फॉर लेसी क्वेश्चन। लेसी फिर अपने बाप शाप की गारंटी और इनकी गारंटियां नहीं देखता, वो बस अपनी गारंटी देखता है। फॉर लेसी क्वेश्चन, लेसी ने सोचा, यार किताब पे लिखो ना फिर मिक्स हो जाएंगी चीजें, किताब पे लिखो। फॉर लेसी क्वेश्चन यहीं पे इसी एग्जांपल 2 के नीचे पेज 55 पे, फॉर लेसी क्वेश्चन हेडिंग दे दें, अब उर्दू में लिखें। लेसी एस्टीमेट, नहीं सोचा कि जगह एस्टीमेट लिख लें, मादरत इंग्लिश लिख लें। लेसी एस्टीमेट दैट रेजिडुअल वैल्यू एट एंड विल बी 5.5। लेसी एस्टीमेट दैट रेजिडुअल वैल्यू एट एंड ऑफ लीज इज 5.5। कितने वाली चीज वापस ले जाएगा? लेट्स सी एस्टीमेट दैट एट एंड ऑफ लीज द रेजिडुअल वैल्यू विल बी 5.5। कितने वाली चीज वापस ले जाएगा? 5.5 वाली। कितनी गारंटी की थी? कैश में कितना पे करना पड़ेगा? 0.5। तो लिखें इन एलपी कैलकुलेशन वी विल यूज 0.5। इन एलपी कैलकुलेशन वी विल यूज 0.5। इन लीज पेमेंट कैलकुलेशन वी विल यूज 0.5। थोड़ा सा लेसी की रिवीजन भी होगी जी। हाँ एक्सीलेंट सवाल है भाई का। ये दोनों सोच अपनी अपनी करेंगे जी, बिल्कुल। एसेट की एंड के ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन है, ये दोनों की अपनी अपनी सोच होगी। जैसे एडमिशन लेते हुए कॉलेज वाले सोच रहे होते हैं सारे बच्चे पास हो जाएंगे, फिर सोच एसटी में रिवाइज होती है जब बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा होता, फिर जब क्लासें नहीं ले रहा होता। लेकिन चेंज इन एस्टीमेट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी पास हो जाता है। चलो अल्लाह पास करेगा इंशाल्लाह। अच्छा आप कौन सा सफाई डायरेक्ट द यूज वाला? पेज 64 पे आए यार, ये हमारी आखिरी डिस्कशन रहेगी। पेज 64 पे आए। अच्छा पेज 64 पे आए। लीज करार देने के लिए 2 शर्तें हैं। एसेट आइडेंटिफाई हो सके
और लेसी का इसके ऊपर कंट्रोल हो। दो टेस्ट हैं ब्रॉड, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफाई करने का तरीका, अगर एसेट वाजे तौर पे या इंप्लिसिटली पता चल रहा है कौन सा है, तो इट इज आइडेंटिफाइड एसेट। अच्छा, अगर लेसर के पास एसेट बदलने का हक है, देना अपना है पड़ा हुआ, घर से लाते हो कोई इस टाइप की चीज। अगर लेसर के पास एसेट बदलने का हक है कि लेसर ये लेके ये दे दे, ये लेके ये दे दे, तो फिर एसेट आइडेंटिफाइड नहीं। कैसे पता चलेगा लेसर के पास एसेट बदलने का हक है? ये अगला सवाल है, इसी के अंदर रहें। आई रिपीट, मैं कहां से चलाऊं? पहला सवाल, एसेट क्या है? आइडेंटिफाइड हो, एक्सप्लिसिट हो या इंप्लिसिट हो। ये लेके मैं चला गया एसेट। अगला सवाल, क्या लेसर ये एसेट बदल सकता है? एग्रीमेंट पढ़ के चेक करें। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि एसेट लेसर एसेट बदल सकता है या नहीं? उसमें दो बातें हैं। लेसर प्रैक्टिकली एबिलिटी हो के ये एसेट बदल सकता है, इसमें तो शायद प्रैक्टिकल एबिलिटी है, वो ये मेरे से वापस मंगवा लेगा और ये वाला मुझे दे देगा, क्योंकि ये चीज कहीं इंस्टॉल होके इस तरह नहीं होगी कि अब ये चीज अलग से उखाड़ी नहीं जा सकती। तो मुझे ये वाला मंगवा के ये वाला दे देगा, कहेगा तूने मार्कर ही रखने, इसमें रख ले। नंबर 2, इससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट हो, यानी ये फिर एसेट किसी ऐसे अगले बंदे को दे देगा जिससे काफी ज्यादा फायदा उठा सके। तो ये कैसे पता चलता है लेसर एसेट सब्स्टिट्यूट कर सकता है या नहीं? इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वेदर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वो चेंज कर सके, एंड सेकंड क्वेश्चन इज वो प्रैक्टिकली चेंज करने के बाद फिर इस काबिल भी हो कि उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सके। बहरहाल ये तो दो बातें लगती हैं। अगला सवाल था कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट में इसके बारे में कोई डिस्कशन आई कि आपने नहीं की अपनी बुक में। कंट्रोल टेस्ट में पहला टेस्ट है कि इस एसेट से जितना बेनिफिट है वो सारा मैं लूंगा। ये नहीं होगा कि लेसर जो है थोड़े दिनों बाद आके कहा करे 4 मार्कर मेरे भी रख लो, अच्छा 6 मार्कर मेरे भी रख लो, भाईजान ये इसका पेट फट जाएगा, तेरी मेहरबानी। तो अगली बात यह है कि इस एसेट के सारे बेनिफिट कौन ले सके? लेसी ले सके। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था जो मैंने कहा था अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया, किसके कहने पे ये एसेट इस्तेमाल किया जा रहा है? हु इज डायरेक्टिंग द यूज? हु इज डायरेक्टिंग? किसके कहने पे तुम चल रहे हो अपनी जिंदगी में? तो इस एसेट पे किसकी चल रही है? अगला सवाल क्या है? इस एसेट पे किसकी चल रही है? अगर लेसर एसेट देते हुए इसका यूज प्री डिटरमिन ना करे, अगर लेसर एसेट देते हुए इसका यूज प्री डिटरमिन, तो ऐसी लेसी कंफर्टेबल फील करेगा या परेशान होगा? चलो यार मैं प्री डिटरमिन का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, आसान लफ्ज यूज कर देता हूं। लेसर एसेट देते हुए कुछ भी ना बताए कि इसके साथ क्या करो, तो लेसी क्या फील करेगा? एक्सेलेंट, लेसी कंफर्टेबल फील करेगा। ये माजरत की बात मैंने अंग्रेजी में बोल दिया था। लेसर एसेट देते हुए लेसी को कहे आई एम नॉट प्री डिटरमिनिंग, मैं नहीं बता रहा कि तुम इसके साथ क्या करो, अब मेरी मर्जी है इसके अंदर पानी डाल के फ्रीजर में रखूं, अब मेरी मर्जी है मार्कर डालूं, मेरी मर्जी है केला डालूं, मेरी मर्जी है नार डालूं मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं। आप बता दें क्या मेरी मर्जी चलेगी? इस पे चलेगी ना, क्योंकि अगले ने इसका यूज क्या नहीं किया हुआ? प्री डिटरमिन नहीं किया हुआ। तो जब अगले ने यूज प्री डिटरमिन नहीं किया हुआ तो फिर मर्जी किसकी चलेगी? तो इट इज अ गुड साइन फॉर, ये मेरे लिए अच्छा साइन है, ये मेरे लिए अच्छा साइन है। अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं बताया इसके साथ क्या करें। तो उसका मतलब है इस एसेट में आई एम डायरेक्टिंग द यूज। इसकी मिसाल पढ़ें नॉट प्री डिटरमिन्ड की। हाउ, कैसे इस्तेमाल करूं? यहां से खोलूं, इधर से सुराख कर लूं, मेरी मर्जी। एंड फॉर व्हाट पर्पस, और इसमें क्या क्या डालूं? मेरी मर्जी। तो बड़ी जबरदस्त लीज है फिर ये तो लेसी खुश हो जाएगा। हाउ एंड व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड। एक लेसी ने ना प्लांट लिया लीज पे, लेसी के पास राइट्स है, जो मर्जी प्रोड्यूस करे इससे, खिलौने बनाए, एसी बनाए, जो मर्जी करे। प्लांट की नेचर ऐसी होगी, मुख्तलिफ चीजें बन सकती हैं। कब बनाए, सुबह शाम ऑन करे, शाम ऑन करे, सब कुछ। द कस्टमर हैज राइट, अल्लाह का शुक्र है कस्टमर का राइट है। इट मींस लेसर इज नॉट प्री डिटरमिनिंग, डबल अंडरलाइन, कस्टमर हैज राइट। एंड थर्ड थिंग, टू होम कस्टमर विल सेल द प्रोडक्ट। जब चीजें बन के आ जाए प्लांट से, कराची में बेचूं, जापान में बेचूं, जर्मनी में बेचूं, चीचनिया में बेचूं, बुस्निया में बेचूं, जहां मर्जी बेचूं, मेरी मर्जी, चीचू की मलिया में बेचूं। कंक्लूजन आपको क्या लग रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीज। लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश आप भी लिखे ना। एक मिनट मैं सवाल लेता हूं आपका। कस्टमर हैज राइट का मतलब लिखे, लेसर इज नॉट प्री डिटरमिनिंग थिंग्स। आई हैव राइट, लेसर के एंगल से बोलें, मैं लेसी हूं, आई हैव राइट,
तो लेसर क्या बोलेगा? आई एम नॉट प्री डिटर्मिनिंग। लेसी हैज राइट का मतलब लिखे, इट मींस लेसर इज नॉट प्री डिटर्मिनिंग। लेसर प्री डिटर्मिन नहीं करा चीजें। जी वो नीचे आ रही हैं, वो नीचे आ रहे हैं। अच्छा स्टैंडर्ड ने ना थोड़ा सा एक खोला हाथ रखा। कई दफा लेसर प्री डिटरमिन कर देता है चीजें। इस टाइम मशीन ऑन करोगे, इस टाइम बंद करोगे, दिन में 8 घंटे से ज्यादा चलानी नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और लाहौर के अंदर इंस्टॉल करना, गुजरांवाला में इंस्टॉल ना करना। ऐसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाता है लेसर। स्टैंडर्ड कहता है इसको भी लीज करार दे दो, इसको भी लीज करार दे दो, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, इसको भी लीज करार दे दो, खैर है। अगर लेसी को ऑपरेट करने का हक है, लेसी को क्या करने का हक है? ऑपरेट करने में उसको लेसर से पूछने की इजाजत नहीं देनी पड़ी। मिसाल के तौर पे हाउ एंड व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड, ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है लेसी के लिए। मेरे फिक्रे पे सोच रहे हैं आप? हाउ कैसे इस्तेमाल करने, कब इस्तेमाल करने, इज प्री डिटरमिन्ड, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है, कब कैसे इस्तेमाल करोगे। ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है लेसी के लिए। यानी कि चीज उसने आपको दे दी है, लेकिन उसके बावजूद मिसाल के तौर पे आपकी शादी हो गई, लेकिन उन्होंने कहा भाईजान जब चाहे लड़की को हम वापस बुला लेंगे, और आपने कहा अजीब सी मिसाल होगी, सॉरी आई टेक एक, आप लोगों ने कहना ठीक है शादी ना करो तो चलो। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस, अब ये खतरनाक बातें हैं ना, लेकिन मिसाल देने के लिए होती है, मिसाल अप्लाई करने के लिए नहीं होती। अच्छा तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड। आपके भी अबू ने आएगा, जब मर्जी मैं भी लड़का बुला लूंगा। अच्छा कुछ लोग ना दिल पे ले लेते हैं, हमारे बारे में हो रही है बात, उनके बारे में नहीं हो रही। क्लास में मिसाल सिर्फ दी जा रही होती है। अब चांद साहब का चेहरा, इसका मतलब ये नहीं वो चांद के जो पहाड़ है वो भी बने हुए आपके चेहरे पे। तो हर चीज को डीप डाउन ना सोचा करें, वापस आ जाओ। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज, ये किसके लिए खतरे की बात है? लेसी के लिए खतरे की बात है। लेसी बेचारा परेशान है, बट लेसी को आपने ऑपरेट करने का राइट पूरा दिया हुआ। क्या मतलब ऑपरेट करने का राइट फिर क्या दिया हुआ है? द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज, कस्टमर ने पूरा जहाज ही लीज पे ले लिया। द लेसर हैज द लेसी हैज द राइट था, और इधर किसका राइट है? खतरनाक बातें शुरू होने लगी हैं, लेकिन हो सकता है मैं एंड पे कहूं ये लीज है फिर भी। द लेसर हैज द राइट विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर, इसमें कोई नशावर चीज नहीं जाएगी। ये लेसर प्रोटेक्ट करे अपनी शिप को, ठीक है, ये एग्रीमेंट में डलवा सकते हैं, इसमें कोई सिगरेट नहीं जाएगी, कोई कुछ चीज नहीं जाएगी, और तू भी ना बैठी। विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर is mentioned in contract by supplier, and secondly in which countries it will go, ये भी बता सकता है लेसर, क्योंकि उसने अपनी मशीन को या शिप पे जो भी है उसको प्रोटेक्ट करना है। उसने इसको ना प्रोटेक्टिव राइट कहते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मेरी शिप भी कहीं फारग ना हो जाए। तो इस तरह की क्लॉजेस वो डलवा रहा है बीच में। नाउ हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस शिप विल बी यूज्ड इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड बाय, एक्सेलेंट, प्री डिटरमाइंड बाय लेसर या सप्लायर, but lessee has the right to operate. However, right to operate is with customer. शिप चलाएगा कौन, शिप में कौन सा स्टाफ होगा, उसकी हायरिंग फायरिंग कब होगी, कितने बजे शिप सामान लेके जाएगी, कितने बजे वापस आएगी, ये सारी पावर किसके पास है? However, right to operate is with customer. The hiring and firing of staff to operate the ship is in, and timing to move is also is in the customers. So customer is directing the use by operating. Customer is directing the use. कैसे डायरेक्शंस दे रहा है यूज की? बाय ऑपरेटिंग। ऑपरेट करने के लिए उसको किसी से पूछने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ 2-3 शराइत पूरी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज स्टिल अ लीज, नो प्रॉब्लम, इट इज स्टिल अ लीज। अच्छा कई दफा ऐसा होता है कि उसका यूज प्री डिटरमिन होता है, उस चीज का यूज प्री डिटरमिन होता है, लेकिन वो चीज ऐसी स्पेशलाइज्ड नेचर की है कि वो लेसी की रिक्वेस्ट पर डिजाइन हुई है। मिसाल के तौर पे लेसी ने लेसर को कहा मुझे एक मशीन बना के दे दो जिससे मैं हेलमेट बनाऊं जिनके अंदर एसी लगाओ, गर्मियों का मौसम आ रहा है। अब ये मशीन स्पेशली किसके कहने पे डिजाइन हुई है? अब शायद इसमें प्री डिटरमिन होगा एग्रीमेंट में कि तुमने इससे सिर्फ हेलमेट ही बनाने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लेसी परेशान हो जाए
लेसी कहेगा मेरे कहने पे तो तूने डिजाइन किया, तो मुझे तो तू डिटरमिन करके भी दे रहा है, तो यही लिखा होना चाहिए ना एग्रीमेंट में। अब ऐसी सूरत में लेसर का रिस्ट्रिक्शन लगाना इट डजंट मेक सेंस, इसकी कोई सेंस नहीं है। ऑब्वियसली लेसी को भी पता है मैंने जिस लिए मशीन बनाई है उससे वही चीज बनानी है। तो अगर लेसर प्री डिटरमिन कर भी दे लेकिन वो मशीन किसकी रिक्वेस्ट पे बनाई गई हो, इसका मतलब है लेसी रिलैक्स करे, ये लीज स्टिल क्या है। ये दोनों बातें पूरी होना जरूरी नहीं, दोनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए। मिसाल करते हैं जरा ट्राई। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन। तुम इससे सिर्फ हेलमेट बना सकते हो, लेसर ने ये शर्त लगा दी लेसी उधर मुंह करके आता रहे भाई, जाहिर बात है हेलमेट ही बनाने थे, बट इट इज डिजाइंड, कस्टमर ने इसको डिजाइनिंग करके दिया, ये करना ये करना ये करना, मशीन में ये चीजें यहां यहां लगाना, मेरे कहने पे करो। तो फिर तो ऑब्वियसली ये लेसी के लिए है और ये लीज है नॉर्मल। A customer has requested supplier to build a specialized machine for him so that he can manufacture electric cars. Now, how and for what purpose is predetermined? That is, purpose is to make electric cars. It is written in agreement. Agreement में लिखा हुआ है। लेसर ने बार बार कहा याद रखना इलेक्ट्रिक कार ही बनानी है। आप दिल में सोच रहे हैं जाहिर सी बात है और क्या करना है मैंने इसे। But machine is designed on the request of. It can only be used in the entity manufacturing process. बाकियों के लिए यूज करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ये नॉलेज भी है, स्किल भी है, हमने अपने कहने के मुताबिक बनाई है, उस मशीन का साइज भी अपनी फैक्ट्री के मुताबिक और सारी चीजें डिजाइन करके उसको दी हैं। सो कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज, कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज। कैसे? डिजाइन में ही उसने ये चीज बिल्ट इन करवा दी थी कि मेरे इस्तेमाल में आए, किसी और के इस्तेमाल में ही ना आए। और अगर आप लेसर को वापस कर भी देंगे तो शायद लेसर के लिए एक मसला पड़ जाएगा आगे किसको लीज पे दे। कंक्लूजन में निकाल रहा हूं, ये तीन बातें लेसी के लिए गुड साइन है। लेसर कोई चीज देते हुए कोई शर्त ना लगाए, बहुत रिलैक्स हो जाए आप जिंदगी में, इट इज अ गुड साइन फॉर, मींस इट इज अ लीज। और अगर लेसर शरायत लगाए, प्री डिटरमिन करे चीजें, ये करो ये करो ये ना करो वो ना करो ये ना करो वो ना करो, ऐसी सूरत में राइट टू ऑपरेट किसके पास होना चाहिए? लेसी के पास होना चाहिए। या राइट टू ऑपरेट ना हो, ये एसेट आप ही के कहने पे डिजाइन हुआ हो, तो ये एग्जांपल्स हैं दो, प्री डिटरमिन हो और लेसी ऑपरेट कर ले, या प्री डिटरमिन हो और लेसी के डिजाइन पे हो। तो पहले वाला एसेट लेसी के डिजाइन पे नहीं बना हुआ, शिप लेसी के कहने पे नहीं बनी, शिप तो वही शिप्स हैं, लेकिन ऑपरेट करने का राइट आपको है। तो अल्लाह का शुक्र है अगर लेसर ने कोई दो चार कंडीशंस लगाई भी हुई हैं तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस सारी बहस में हमारा एंड पर कंक्लूजन क्या निकलने लगा है वो जरा सुन लीजिएगा। एक मशीन आपने लीज पे ली है, आपको पता है डायरेक्ट टू यूज में दो सिनेरियो बन गए हैं, नॉट प्री डिटरमिन्ड वाला और प्री डिटरमिन्ड वाला। राइट टू डायरेक्ट द यूज में दो सिनेरियो बन गए ना, नॉट प्री डिटरमिन्ड वाला और प्री डिटरमिन्ड वाला। और अल्लाह का शुक्र है दोनों को भी खींच तान के हमने लीज ही करार दे दिया है। अब मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, आपने उसका जवाब देना है। मैंने एक मशीन ले ली लीज पर, लेसर उसको बदल नहीं सकता, मशीन से मेजर चीजें मैं बनाऊंगा, हां कोई बाय प्रोडक्ट्स निकलती हुई वो लेसर ले ले। लेसर ने कहा यार इसकी मशीन का मेन जो चीज निकले चीनी वगैरह वो तू ले ले, बाकी को नीचे शक्कर उकर गुड़ शुगर निकले वो जरा मुझे दे दिया। मेन प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं मशीन की, बाय प्रोडक्ट वो ले रहा है, खैर कोई मसला नहीं। और मशीन के जो यूज है वो लेसर ने प्री डिटरमिन कर दिया। यूज अनलकीली लेसर ने क्या कर दिया, और पेपर में एक लफ्ज लिखा हुआ है फर्दर यू कैनॉट ऑपरेट द मशीन विदाउट लेसर्स इंस्ट्रक्शंस। एक्सेलेंट, नॉट अ लीज, नॉट अ लीज। मशीन एक्सप्लिसिट है, मशीन लेसर चेंज नहीं कर सकता। ये सारे अच्छे साइन थे लेसी के लिए, मशीन से सारे बेनिफिट लेसी लेगा। लेसी जब मशीन लीज पे लेने गया लेसर ने कहा आई एम प्री डिटरमिनिंग द यूज एंड फर्दर प्लीज लिसन यू कैनॉट ऑपरेट इट विदाउट माई इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू टेक माई परमिशन फॉर ऑपरेटिंग इट। वो शिप वाली मिसाल, कब चलानी है, कौन सा ड्राइवर होगा, ड्राइवर भी मेरा होगा, अगर अवेलेबल हुआ भेज दिया करूंगा, अगर ड्राइवर ना अवेलेबल हुआ नहीं भेजा करूंगा। तो और हायरिंग फायरिंग स्टाफ की सब मैं अपने हाथ में रख लिया, चल अब तू कर बात। फिर अब मुझे तो लग रहा है आप ऑपरेट भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, तो फिर बता दें ये लीज फाइनेंस बनी या ऑपरेटिंग, और खुदा के लिए लीज ही नहीं है, ये लीज ही नहीं है। तो छोटी सी मिसाल ऐड कर लें, अगर स्टाफ की हायरिंग और मशीन के निकलने का टाइम वगैरह भी लेसर डिसाइड कर दे तो फिर तो ये लीज नहीं बनेगी। अगर स्टाफ की हायरिंग, इस बात की उल्टी, उसको उल्टी कर दें ना, इस पैरे को उल्टा कर दें, अगर स्टाफ की हायरिंग और शिप मूव करने का टाइम वगैरह लेसर ही बताए तो फिर लीज नहीं है।
क्या चीज? वो तो क्या अपने मुल्क के रूल्स के मुताबिक डिपेंड करेगा। और आपको पता है भाईजान, लेसर ने अगर ड्राइवर भेज दिया ना, उसने आपके सही फूके निकलवा देनी है। लेसर का ड्राइवर तो आपको लिफ्ट नहीं कराएगा, वो तो इधर अपना ड्राइवर लिफ्ट नहीं कराता आज के जमाने में। तो लेसर ने अगर ड्राइवर भेज दिया शिप चलाने के लिए, तो उसने तो आपके नाक में दम करके रख देना है। सर जी मेरी सिगरेट पीने का टाइम हो गया, चलो शिप डूब रही, मैं जरा पी गया हूँ सिगरेट, ये तो दीवाना है, छलांग मारी, बेल मछली आ गई नीचे। तो इसलिए इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इसको दोबारा एक नज़र मारेंगे और फिर चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, और इसकी कोई एग्जांपल्स भी आप टेस्ट में डालना शुरू करेंगे, ताकि लीज अपने उरूज पर और जोबन पर आपको आके टच करे। ये किताब पकड़ना। अच्छा भाई, ये किताब है IAS 12, हम शुरू करने लगे हैं। आज आपका होमवर्क है लीज का पास पेपर क्वेश्चन 17। अब ये ना बताइएगा मुझे टेस्ट में भी वही आया था, उसमें टेस्ट में मैंने एक लाइन मिटाई भी थी, वो सवाल में है, और सुन लें फिर। तो टेस्ट में एक लाइन मैंने उसमें नहीं डाली हुई थी, वो उसमें है। तो आज आपका होमवर्क है पास पेपर का क्वेश्चन 17। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं भाई। अगर आप ये जो सामने रो में भाई बैठा हुआ है, इसके ऊपर रिलाय करते हैं, तो आप मुझे देख के बता दें कि ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये नीचे एड्रेस क्या लिखा हुआ है? कोलंबस बिल्डिंग, आगे पढ़ें, वेस्ट फेरी सर्कस, यूनाइटेड किंगडम, लंदन। तो ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप बाय करते हैं आईकैप से, तो वो क्या आईकैप पब्लिश कर रहा है, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। ठीक है जी, ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हो गए इनके पास। ये पकड़ाएं जी किताब। अच्छा जी, ये है हैंडबुक ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज हैं उनकी हैंडबुक। जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है, इसके अंदर हमें मिलेगा पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पाकिस्तान का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो मिलेगा, तो इसका जो एड्रेस लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर, पूंछ रोड, नियर टू बुर्जी लाहौर। तो एक ये किताब है हमारे पास लाल, और एक ये किताब है हमारे पास चिट्टी लाल। अब हमारे पास 2 किताबें हो गई। अच्छा, मैं इस किताब को ऐसे पकड़ लिया करूंगा। एक किताब है हमारे पास लाल और दूसरी चिट्टी लाल। मैं वरी नहीं दिखा रहा, दूसरी क्या है? चिट्टी लाल। अब सवाल ये राइज होगा कि शो ऑफ है वो क्या बस? अच्छा, उसमें पुराने पेटी वाले भी सूट रखे होते हैं, वो तोड़ देता फिर परेशानी हो जाती है। अच्छा, तो एक लाल है और एक है चिट्टी लाल। अब ये जो लॉ है, इसमें आपको IAS 16 मिलेगा। ये जो दुनिया के स्टैंडर्ड है, इसमें मिलेगा IAS 16। IAS 16 कहता है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो स्ट्रेट लाइन पे, WDV मेथड में, यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड पे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसेट। लेकिन हो सकता है ये जो पाकिस्तान का टैक्स लॉ है, ये कहे कि जब आप FBR को टैक्स जमा कराओ तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाओ, इसकी मर्जी है। जो कैफ 2 में पड़ा हुआ उसे भूलना पड़ेगा। हो सकता है स्ट्रेट लाइन लगाओ, हो सकता है ये कहे बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15% लगाओ, WDV मेथड लगाओ, कुछ भी ये कह सकता है। ये इस लॉ की मर्जी है, हम नहीं पूछ सकते, पेपर में हमें बताया होगा, क्योंकि आईके वाला एज्यूम करता है कि कैफ 5 वाले ने कैफ 2 नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए वो कैफ 5 का पेपर इंडिपेंडेंट ऑफ कैफ 2 बनाता है। तो इसलिए टैक्स लॉ के अंदर जो लिखा होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, इस लॉ में लिखा हुआ डिफरेंट होगा। हो सकता है ये लॉ कहे कि आप इन्वेंट्री को कैरी करो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे, हो सकता है ये लॉ कह दे कि आप इन्वेंट्री को कैरी करो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे, हो सकता है बजट होके कह दे कॉस्ट पे कैरी करो। लेकिन हम देखेंगे आने वाले दिनों में ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, सवाल भी बता दिया करेगा। तो देयर कैन बी डिफरेंस। हो सकता है ये लॉ कहे कि इनटेंजिबल्स को अगर इनडेफिनेट लाइफ है अमोर्टाइज ना करो IAS 38 के मुताबिक। हो सकता है ये लॉ कहता है कि अगर लाइफ ना पता चल रही हो तो इतनी लाइफ एज्यूम कर लो। हो सकता है ये लॉ कहते लाइफ एज्यूम कर लो अगर लाइफ पता नहीं चल रही। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बोथ लॉज, दोनों लॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी नेचर क्या है। मजबूरी हमारी ये होगी कि हमने FBR को टैक्स अनलकीली इसके मुताबिक जमा कराना है, ये हमारी मजबूरी है। FBR को हमने जो टैक्स जमा करवाना है वो इस लॉ के मुताबिक जमा करवाना है, इस लॉ के मुताबिक जमा नहीं करवाना। लेकिन अगली मजबूरी ये होगी कि हमारा जो प्रॉफिट निकला होगा वो इस लॉ के मुताबिक होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ये सब कुछ। अब होता क्या प्रैक्टिकली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं ना, एनुअल रिपोर्ट किधर नजर आ रही है, ये प्रैक्टिकली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं तो ये P&L जब बनता है ना तो ये शुरू होता है सेल से, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, खर्चे, इनकम्स। ये जो फिगर नजर आ रही है ना आपको PBT की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां तक हम फॉलो करते हैं ये किताब, स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं।
और यहां तक ये किताब फॉलो करके इसके मुताबिक हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। IAS 2 लगाते हैं, 58 लगाते हैं, IAS 16 लगाते हैं, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंसेस में नजर आता है, NRV लॉस कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आता है, ये सारे खर्चे वगैरह बुक करके हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेते हैं। फिर हम ये किताब खोलकर अगर हमारा टैक्स रेट है पाकिस्तान के मुल्क में 30%, तो फिर इस फिगर पे हम 30 लगा के टैक्स नहीं निकाल लेते। ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है इस वक्त मादत के साथ। ये नहीं होता कि ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर 30% लेट लगाया और टैक्स निकल आया, चलो भाई चल सो चल। बल्कि अगर भाई टैक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो अजीब सी कोई पॉइंट्स में परसेंटेज आ रही होगी, अजीब सी आ रही होनी है। तो ये हमारी बहुत बुरी लक है कि पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं और टैक्स लगाने के लिए, टैक्स की जनरल एंट्री करने के लिए टैक्स लॉज उस लोकल कंट्री के चलेंगे। इसलिए फिर हम इस प्रॉफिट के बाद ये टैक्स निकालने के लिए एक वर्किंग करते हैं दैट इज आउटसाइड आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आती वर्किंग। जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है वो इसको कहते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स कैलकुलेट करना, वो वर्किंग करते हैं। तो जिन्होंने कैफ 2 पढ़ा हुआ है उनको सिर्फ आज के दिन फायदा होगा, कल से बिल्कुल नई बातें शुरू हो जानी है जिनका कैफ 2 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। आज के दिन में जो कैलकुलेशन करवाने लगा हूं वो प्योरली कैफ 2 वाली कैलकुलेशन है। उसमें हम क्या करेंगे, ये किताब देना, इसके मुताबिक कोई ना कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगी, वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडमिन सेलिंग में कहीं पड़ी होगी, वो वाली डेप्रिसिएशन यहां तक पहुंचते हुए माइनस हो चुकी होगी। तो हम इस प्रॉफिट को पकड़ के एक वर्किंग में ले जाएंगे, जो वर्किंग हम यूजर्स को नहीं दिखाते, वो टैक्स वालों के लिए बनाते हैं। इस प्रॉफिट को यहां से पकड़ के यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। प्रैक्टिकली जिंदगी में आप लोग ऐसे ही करेंगे, आप लोग प्रॉफिट के ऊपर ये करके यहां पे आप जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पता नहीं यार मेरा टैक्स कितना बनता है। इस प्रॉफिट की फिगर को आप ले जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, वहां पे हेडिंग देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन माय इनकम फ्रॉम बिजनेस, और फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उसमें ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें अगर कोई मसले हैं इस लॉ को, वो सही किए जाते हैं। अगर ये लॉ कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10 रुपए, ये लॉ कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10 रुपए, तो हमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ये लॉ कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 10 रुपए और ये लॉ कहते हैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 12 रुपए, तो हम 10 और 12 का डिफरेंस नहीं लेते हैं। हम यहां तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने जो डेप्रिसिएशन माइनस की होती है उसे उल्टा देते हैं, और टैक्स वाले जो डेप्रिसिएशन माइनस करना चाह रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान के लॉ वाले, वो क्या कर देते हैं, माइनस। अब 2.1 से चल के हो सकता है मेरा जवाब 2.3 पे आए, फिर वो जो 2.3 होगा वो मैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं दिखाऊंगा, उस 2.3 पे टैक्स रेट लगा के वो जो फिगर होगी उसको मैं यहां पे लेके आऊंगा और उसकी एंट्री करूंगा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर डेबिट एंड टैक्स पेएबल टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्रेडिट। चलें जी स्टार्ट करें। पहला सवाल IAS 12 निकाल लें। हाँ पार्ट 2 बना दो, अब्दुल्ला को बुलाओ जरा भाई उस क्लास